ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये है जो छठी क्लास का पेज नंबर 44 या 44। आप इसे समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से नैरेटिव अब छठी क्लास का अगर बच्चा है तो 12-13 साल का होगा, उसे क्या बताया जा रहा है। पेज नंबर 44, संस्कृत भाषा भारोपीय, इंग्लिश में इसे इंडो यूरोपियन कहते हैं, इन्होंने एनसीईआरटी वालों ने शायद नया शब्द बनाया, भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। तो ये सारी भाषाएं एक परिवार की हैं, जिसे इन्होंने भारत यूरोपीय भाषा परिवार कहा है। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ, माँ और मदर शब्द को देखो। फिर उसके बाद नीचे आइए जरा, क्या तुम्हें इनमें कोई समानता नजर आती है? अब आगे देखिए, उपमहाद्वीप में, अब एक चीज नोटिस कीजिएगा कि कहीं भी ऐसा नहीं कहा जा रहा हमारे देश में, क्योंकि जब हमारे देश में बोलेंगे या भारत में, तो बच्चों को एक आत्मीयता आएगी, उससे उनकी एफिनिटी बढ़ेगी, अट्रैक्शन बढ़ेगी। इसलिए ये शब्द आपको पूरी एनसीईआरटी में कहीं नहीं दिखाई देगा। तो ये भी आपको बताता है कि कितने स्मार्टली या कितने विकेड तरीके से, कितने चतुराई से इन्होंने शब्दों का चयन किया है। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हैं। अब आपको जनरली पढ़ने पर इसमें कोई खराब चीज शायद नहीं दिखाई देती कि यहाँ पर तो जो लिंग्विस्टिक्स है या जो भाषा विज्ञान है उसी के बारे में जानकारी दी जा रही है। तो इसमें सबसे पहली चीज आप ये याद रखिए कि जो इंडो यूरोपियन फैमिलीज की बात की जा रही है, इसमें इन्होंने जो हेराफेरी की है वो ये है कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ये जो भाषाएं जिन्हें इन्होंने अलग दिखाने की कोशिश की लिंग्विस्टिक्स को यूज करके, वो संस्कृत से बहुत अधिक मिलती जुलती हैं। तो ये जो डिवाइड क्रिएट किया गया लिंग्विस्टिक्स में, वो भी आर्टिफिशियल डिवाइड है, सच्चा नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसा हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें लिंग्विस्टिक्स की नॉलेज दी जा रही है, बच्चों को इसकी जानकारी दी जा रही है। लेकिन जब आप यहीं से 2 पेज आगे चले जाएँगे, पेज नंबर 47 पर आइए, तो तब आपको एजेंडा क्लियर होना शुरू होगा कि इन्होंने अभी पेज नंबर 44 पे क्या बताया कि कुछ भाषाएँ ऐसी हैं जिसमें उन्होंने असम का, गुजरात का, कश्मीर का और सिंध का एग्ज़ाम्पल दिया, जो हमारे देश में कॉमन कॉमन है। लेकिन बाकी सारे जो क्षेत्र हैं, जो मध्य प्रदेश वाला हिस्सा है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और पूरा नॉर्थ ईस्ट, उसे इन्होंने अलग लिंग्विस्टिक फैमिली या अलग भाषा परिवार बता दिया। अब फिर उसके बाद जो गेम शुरू होती है वो यहाँ देखिए, पेज नंबर 47 पे। यहाँ पर जो कॉन्टेक्स्ट चल रहा है वो है ऋग्वेद का। अब ऋग्वेद में आप यहाँ देखिए, पहला ही जो ऊपर पैराग्राफ है, जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की, ये ऋग्वेद की प्रार्थनाओं की बात कर रहे हैं, वे कभी-कभी खुद को आर्य कहते थे और अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। तो 3 चीजें आप ध्यान दीजिएगा। दस्यु किन्हें कह रहे हैं? जो यज्ञ नहीं करते, जो शायद दूसरी भाषाएं बोलते हैं। तो पक्का नहीं है, उसमें भी शायद लगा दिया। लेकिन ये आज हम बैठ के यहाँ एनालिसिस कर रहे हैं, पर जब बच्चा अपने क्लासरूम में बैठा है 12-13 वर्ष का, वो ये चीज नहीं सोच पाएगा। उसे यही बताया जा रहा है यहाँ पर कि एक तो आर्य हैं जिन्होंने ऋग्वेद लिखे, जो विदेश से आए हैं, जो इंडो यूरोपियन फैमिली के हैं, तो मूलतः वो हमारे देश के नहीं है। और फिर जो दूसरी भाषाएं बोलते थे, यानी बाकी सारे के सारे जो भाषा परिवार हैं, वो इनके विरोधी थे, वो दास या दस्यु थे। तो इस तरह से नैरेटिव ये बिल्ड किया जा रहा है। इसे आप वेदों से तोड़ने की कोशिश बता सकते हैं, इसे आप आर्यन द्रविडियन डिवाइड बोल सकते हैं, और इसी को आप भाषा के नाम पर तोड़ना भी कह सकते हैं। अब अगर ये सच है, फिर हम इसे भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन ये सच क्यों नहीं है, मैं उसका एग्जाम्पल आपके साथ
शेयर करता हूँ। ये जो पहला एग्ज़ाम्पल मैं ले रहा हूँ, ये मैं ले रहा हूँ महाभारत में से। और जो आपके सामने महाभारत, जो मेरे पास गीता प्रेस की महाभारत है, 6 वॉल्यूम्स का सेट है ये। उसमें से 5वें वॉल्यूम का यहाँ पर मैंने पेज नंबर 409 आपके सामने रखा हुआ है। इसमें जो टॉपिक आप देख रहे हैं, मर्यादा पालन करने कराने वाले कायव्य नामक दस्यु की सद्गति का वर्णन। तो जो एनसीईआरटी बता रही थी कि दस्यु कौन है? जो इनके विरोधी हैं, यज्ञ नहीं करते, दूसरी भाषाएं बोलते हैं। तो लिंग्विस्टिक डिफरेंस इन्होंने बताया है। अब हम इसे महाभारत में चेक करके देख लेते हैं। भीष्म जी कहते हैं, मैं संस्कृत वाला पोर्शन नहीं पढ़ रहा हूं, तो हिंदी वाला ही पढ़ता हूं। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जो दस्यु अर्थात डाकू मर्यादा का पालन करता है, वह मरने के बाद दुर्गति में नहीं पड़ता। इस विषय में विद्वान पुरुष एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। कायव्य नाम से प्रसिद्ध एक निषाद पुत्र ने दस्यु होने पर भी सिद्धि प्राप्त कर ली थी। अब आगे आप देखिए कि अगर दस्यु उनका विरोधी था, तो ये ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें उसके बारे में क्या लिखा जा रहा है? वो प्रहार कुशल, शूरवीर, बुद्धिमान, शास्त्रज्ञ, क्रूरता रहित, आश्रम वासियों के धर्म की रक्षा करने वाला, ब्राह्मण भक्त और गुरु पूजक था। वह क्षत्रिय पिता से एक निषाद जाति की स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुआ था, अतः क्षत्रिय धर्म का निरंतर पालन करता था। तो केवल यही 2 पैराग्राफ आपको बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं कि कोई लिंग्विस्टिक डिफरेंस नहीं था, कि जो दस्यु थे, वो कोई भाषा के आधार पर नहीं थे। वो क्योंकि वो डाके डाला करते थे, इसलिए ये ऐसे होते थे। और ये जो 4 वर्ण हैं हमारे देश के, उन्हीं में से होते थे कि क्षत्रिय का बेटा है तो वो भी दस्यु हो सकता है, अगर वो लूट-पाट मचाना शुरू करता है तो। तो ये एग्ज़ाम्पल आपको दस्यु के बारे में क्लियर करने के लिए था। अगला एग्ज़ाम्पल जो मैं ले रहा हूँ, वो मैं ले रहा हूँ मनुस्मृति में से, जो आपको पता है कि बहुत सारे लोगों की सबसे प्रिय किताब है। कि कभी भी निंदा करनी हो सनातन धर्म की, तो मनुस्मृति को गालियाँ देनी शुरू कर देते हैं। उसका 10वां अध्याय है और उस 10वें अध्याय का 45वां श्लोक है। लोक में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों से बहिष्कृत या इनमें अदीक्षित जो जातियां हैं, वे चाहे वे मलेच्छ भाषाएं बोलती हों या आर्य भाषाएं बोलती हों। या शब्दों पे ध्यान दीजिए आप, मलेच्छ वाचः च आर्य वाचः च, कि मलेच्छ बोलने वाले और आर्य भाषाएं बोलने वाले, वो दस्यु कहलाते हैं। तो इसका अर्थ फिर से आपको क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर जो भाषा के आधार पर कभी किसी को दस्यु नहीं कहा गया था, वो उनके बिहेवियर के आधार पर दस्यु कहा जाता था। आगे चलिए। अब अगला जो एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, ये 12वीं क्लास का 64-65 नंबर पेज है। यहां देखिए क्या कर रहे हैं। यायावर पशुपालकों के समुदाय को भी शंका की दृष्टि से देखा जाता था। अब कौन देखता था ये उन्होंने नहीं बताया। वो अंडरस्टूड है कि ये जो ब्राह्मण थे, ये जो मनुवादी थे, वो देखते होंगे, क्योंकि उन्हें आसानी से बसे हुए कृषि कर्मियों के सांचे के अनुरूप नहीं ढाला जा सकता था। यदा कदा उन लोगों को जो असंस्कृत भाषी थे, उन्हें मलेच्छ कहकर हेय दृष्टि से देखा जाता था। तो ये जो आजकल आप देख रहे हैं कि वो मूल निवासी वाली जो एक नई बीमारी इन्होंने शुरू की है, वो आपको यहाँ दिखाई देगा कि जो हम मूल निवासी यहाँ के, वो ये कहानी है जो आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलती है कि जो पशुपालक थे, वो भी संस्कृत भाषी नहीं थे, इसलिए स्पेशली यदा कदा उन लोगों को जो असंस्कृत भाषी थे, उन्हें मलेच्छ कहकर हेय दृष्टि से देखा जाता था। तो एक बार फिर से वही वाला नैरेटिव आपको दिखाई दे जाएगा। अब इन्होंने क्या बोल दिया, असंस्कृत भाषी वो मलेच्छ है। अब मलेच्छ की परिभाषा हम देखते हैं कि हमारे जो ग्रंथ हैं हमारे देश के, वो क्या कहते हैं। ये प्रॉब्लम इसीलिए होती है कि हम अपने ग्रंथों को पढ़े नहीं है, इसलिए कोई भी हमें मिसगाइड कर सकता है। अब ये जो श्लोक है, ये शुक्र नीति में से लिया गया है। जैसे मनुस्मृति, हमारे तो यहाँ पर बहुत सारे ग्रंथ हैं, तो शुक्र नीति के पहले अध्याय का 44वां श्लोक है ये। जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, जो अन्यों को पीड़ा देते हैं। आप ऊपर देखिए जो पहला शब्द है, त्यक्त स्वधर्माचरणा,
त्यक्त यानी त्याग कर देना, स्वधर्म का यानी अपने धर्म का त्याग कर देना। जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, जो अन्यों को पीड़ा देते हैं और घृणा करते हैं, जो हिंसक प्रवृत्ति के हैं और अविवेकी हैं, वे म्लेच्छ कहे जाते हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि एनसीईआरटी जिसे भाषा के आधार पर डिफरेंस बता रही है, वो यहाँ क्लियरली फिर से बताया जा रहा है कि उनके जो गुण, कर्म और स्वभाव हैं, अगर वो इस तरह के हैं कि अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे, निंदित काम करते हैं, हिंसक प्रवृत्ति के हैं और उनकी बुद्धि जो है ठीक नहीं है, अविवेकी हैं, तो तब उन्हें म्लेच्छ कहा जा सकता है। ओके, तो मुझे लगता है कि इतने से आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएँगी